हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जीएस विद प्रवेश। और आज का न्यूज़ एनालिसिस हम करेंगे इस वीडियो के अंदर 28 मार्च 2025 को द हिंदू के अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हैं यूपीएससी के लिए और एमपीपीएससी के हिसाब से उसको हम लोग एक बार देखेंगे। और आपको ये याद रखना है कि आपको न्यूज़पेपर के लिए इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने की या खुद से भी अगर आप पढ़ना चाहें तो सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें जो यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है। बाकी जो बकवास की न्यूज़ है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका जो एडिशनल टाइम है वो अपने ऑप्शनल पेपर के लिए या जीएस के जो और सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, उसके लिए डेडिकेट करें। ठीक है, तो आज जो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स के अभी प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं, उसको लेकर के आज दो न्यूज़ आई हैं। सबसे पहले तो एक अपोजिशन ने बोला है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। ठीक है, तो अपोजिशन को, विपक्षी पार्टियों को हमेशा यही लगता है सरकार कुछ नहीं कर रही है, और सरकार को लगता है कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ अड़ंगा लगाती रहती हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के तो हमको बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं या गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर क्या पॉलिटिक्स इम्पोज कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे लिए काम की न्यूज़ है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो टैरिफ लगाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि फ्रॉम 2 अप्रैल देयर विल बी रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ठीक है, तो रेसिप्रोकल टैरिफ में दो शब्द आ रहे हैं, रेसिप्रोकल और दूसरा आ रहा है टैरिफ। ठीक है, तो हम दोनों का मतलब समझ लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसा आप मेरे साथ करेंगे वैसा ही मैं आपके साथ करूंगा। ठीक है, दैट इज रेफर्ड टू एज प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। और फॉरेन रिलेशंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में या फॉरेन पॉलिसी में जो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी है ये सबसे अच्छा प्रिंसिपल माना जाता है। ठीक है, कि जैसा आप मेरे साथ करेंगे जैसे को तैसा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का मतलब हो गया। टैरिफ का क्या मतलब होता है? टैरिफ इज अ टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, जो बाहर से सामान आता है उस पे जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसको क्या बोला जाता है? टैरिफ बोला जाता है। इसके कारण क्या होता है? उस सामान की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इंपोर्ट। एक तो इंपोर्ट घटेगा, जब कीमत बढ़ जाएगी तो कम लोग खरीदेंगे। दूसरा हो सकता है कि अंदर घर के लोग ही या मतलब देश के लोग ही उस चीज़ को बनाने लग जाएं और उससे जो है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो ये हो गया, समझ लिया हमने दो शब्दों का मतलब यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है, अब जो है यहाँ पर एक और शब्द आया है दैट इज ड्यूटी इन्वर्जन। ठीक है, तो सरकार ने ये कहा है कि हमने जो अभी रिसेंटली बजट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट की जो बैटरीज थी और मोबाइल बैटरीज बनाने के जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर से टैरिफ कम किया है या रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। तो वो क्यों किया है? वो यूएस के दबाव में नहीं किया हमने, दैट इज टू अवॉइड ड्यूटी इन्वर्जन। ठीक है, अब आपसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि भाई साहब ये ड्यूटी इन्वर्जन क्या होता है? ड्यूटी इन्वर्जन का मतलब है कि ऐसी स्थिति बन जाना कि जब टैक्स रेट ऑन इनपुट कंपोनेंट्स इज ग्रेटर देन द टैक्स ऑन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इसको सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने कोई मोबाइल बनाना है। ठीक है, मोबाइल के अंदर आपको बैटरी लगानी पड़ेगी, चिप्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है, और बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाने पड़ेंगे। आप अगर उन सारे कंपोनेंट्स का कलेक्शन करते हैं तो उसका टैक्स ज़्यादा है, और अगर आप मोबाइल ही सीधा खरीद लें तो उसका टैक्स कम है। ठीक है, तो ये मतलब होता है ड्यूटी इन्वर्जन का। ड्यूटी इन्वर्जन मतलब कंपोनेंट्स के ऊपर जो लगने वाला टैक्स है या इनपुट्स के ऊपर जो लगने वाला टैक्स है वो जो है वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? वो फिनिश्ड प्रोडक्ट पर लगने वाले टैक्स को। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोग सीधा फिनिश्ड प्रोडक्ट या अंतिम सामान ही बाहर से मंगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। जो दूसरी न्यूज़ है यहाँ पर दैट इज रिलेटेड टू टैरिफ, और ट्रंप ने जो है 25% टैरिफ लगाया है इंपोर्टेड कार्स के ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से जो उनके एलाइज हैं जैसे कि मैक्सिको, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा एंड जर्मनी, जो सबसे ज़्यादा यूएस में कार सप्लाई करते थे, वो नाराज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों का नाम आया है, हम देख लेते हैं। एक तो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट जो हैं उर्सुला वंडरलेन, उनका नाम आया है। ठीक है, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। कनाडा के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कैर्नी, उन्होंने कहा है कि ये कनाडा के वर्कर्स के ऊपर डायरेक्ट अटैक है और हम इसको रिटेलिएट करेंगे, इसका जवाब देंगे। देन जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिगेरो इशिबा, उन्होंने कहा है कि टोक्यो जो मतलब
मतलब जापान की राजधानी है, उसके भी सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं एंड वी विल टेक द नेसेसरी स्टेप्स, ठीक है। अब अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, टैरिफ क्यों लगा रहा है? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर बने। अमेरिका के अंदर बनने का क्या फायदा होगा? वहां के लोगों को जॉब मिलेगा, वहां की इकोनॉमी बढ़ेगी, देयर इकोनॉमी विल इंप्रूव, द जॉब्स विल बी गिवन टू द लोकल पीपल एंड दैट इज द स्लोगन ऑफ द मिस्टर ट्रम्प, दैट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इन अमेरिका, ठीक है। जैसे अपने यहाँ मेक इन इंडिया चल रहा है, वहां पर भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड मेक इन अमेरिका, ठीक है। एंड इट विल हेल्प द ब्लू कॉलर वर्कर्स, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ब्लू कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं? ब्लू कॉलर वर्कर्स का मतलब जो लोग मैनुअली काम करते हैं, जो अपने हाथों से किसी चीज को करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा, ऑटोमोबाइल में देखते हैं, तो ये सारे जो लोग हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। देन जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू रशिया एंड रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो इस साल भारत आएंगे, मतलब इस चीज को लेकर के वहां के फॉरेन मिनिस्टर जो लेवरोव है उन्होंने कंफर्म किया है, ठीक है। तो रशिया और इंडिया जो है वो बहुत पुराने फ्रेंड है, दे आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स एंड 1971 में ही इंडिया रशिया की जो फ्रेंडशिप एग्रीमेंट या ज्वाइंट पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हुआ था वो हम सभी के सामने है। और रशिया जो है इंडिया को हमेशा सपोर्ट करता आया है, तो अब जो है व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी चुन करके आए 2024 में थर्ड टर्म में, तो रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री ही विजिटेड, ठीक है। तो रशिया पहला देश था जहां वो इस बार नई तीसरी बार सरकार में आने के बाद विजिट किए थे, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। देन यहाँ पर जो एक नेक्स्ट एक बुक का नाम आया है, दैट इज अ बुक बाय जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल जो इंग्लिश ऑथर थे, उनकी किताब है 1984, जो कि टोटलिटेरियनिज्म, मास सर्विलेंस एंड सोसाइटल रिप्रेशन के ऊपर है। कभी आपको टाइम मिले तो 1984 जरूर पढ़िए, वो बहुत अच्छी किताब है। एंड यहाँ पर जो आरएलडी चीफ हैं जयंत चौधरी और यूनियन मिनिस्टर भी हैं स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, उन्होंने यूपी पुलिस का जो एक डिक्टेट आया है कि जो लोग भी रोड में नमाज पढ़ेंगे उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, तो उसको लेकर के ट्वीट किया है कि ये जो है हम ऑरवेल ने जो हमको 1984 में सोसाइटी दिखाई थी कि किस तरह से टोटलिटेरियनिज्म होगा, उसकी एक झलक है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि 1984 इज अ नॉवेल बाय जॉर्ज ऑरवेल। इसके बाद जो है वो ये सारी दिल्ली की लोकल पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, उसको अलाउ किया है कि जो यूनियन कार्बाइड का टॉक्सिक वेस्ट है उसको पीथमपुर में जलाया जाए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में देख लेते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो कब हुई थी? 2 और 3 दिसंबर 1984। 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। और इसमें जो है वो गैस कौन सी लीक हुई थी? गैस लीक हुई थी इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो गैस लीक हुई थी 2 और 3 दिसंबर 1984। इसके बाद जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने ऑपरेशन फेथ चलाया था और एनके सिंह कमेटी बनाई थी, ठीक है। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के? अर्जुन सिंह थे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। पीथमपुर जो है मध्य प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है और ये जो है वो धार जिले में लोकेटेड है, ठीक है। इट इज वेरी क्लोज टू इंदौर बट इट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ धार। पीथमपुर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। देन जो है वो हमारी नेक्स्ट न्यूज़, ये सब तो यहाँ पर लोकल पॉलिटिक्स है महाराष्ट्र की। देन वी हैव अ न्यूज़ रिलेटेड टू राणा सांगा। और जो समाजवादी पार्टी के एक एमपी हैं, दलित एमपी हैं, उन्होंने राणा सांगा को लेकर के जो विवादित बयान दिया है उसको लेकर के राजनीति चल रही है। हम लोग राणा सांगा के बारे में याद रखेंगे कि राणा सांगा जो है वो मेवाड़ राजवंश से आते थे। एक चीज़ ये याद रखिएगा, मेवाड़ राजवंश जो है वो किसने फाउंड किया था? बप्पा रावल। बप्पा रावल जी का नाम याद रखिएगा। मेवाड़ राजवंश के जो संस्थापक थे, है ना, वो कौन थे? बप्पा रावल। और मेवाड़ और मुगल की लड़ाई जो है वो बहुत सालों तक चली, पहले बाबर और राणा सांगा के बीच में। 1527 मार्च का महीना, 16 मार्च अगर बहुत स्पेसिफिक होना है तो 16 मार्च 1527 को बैटल ऑफ कनवा बिटवीन राणा सांगा एंड बाबर वाज फाउंड।
फॉट, और राणा सांगा जो है उस युद्ध में बहुत बुरी तरह चोटिल हो गए थे, और उसके बाद जब वो रिकवर कर रहे थे देन ऑल्सो ही वॉज प्लानिंग टू अटैक मुगल्स, लेकिन उनके ही किसी नॉबल ने जो है उनको जहर दे करके मार दिया। तो यहाँ पर पहला चैप्टर क्लोज होता है। उसके बाद जो है वो मेवाड़ और मुगल की लड़ाई का अगला चैप्टर जो है वो आता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, और यहाँ पर बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है, और तब भी मुगल्स जो है पूरी तरह से उनको महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाते हैं। कुछ समय बाद वो फिर से अपना फोर्ट और वो सारी चीजें कैप्चर कर लेते हैं। मेवाड़ के बारे में एक चीज याद रखेंगे हम लोग कि इसकी राजधानी बहुत समय तक चित्तौड़ थी और कुंभलगढ़, ठीक है। तो कुंभलगढ़, इसके राणा कुंभा भी बड़े फेमस जो है वो फाइटर हुए हैं, और दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल्स तक मेवाड़ जो है वो अनडिफाइड रहा है, अनडिफीटेड सा रहा है, उसको कैप्चर करना कभी भी आसान नहीं रहा है। तो ये एक चीज याद रखेंगे हम लोग यहाँ पर राणा सांगा से रिलेटेड। देन जो है वो ये तो सब ऐड है। नाउ यहाँ पर जो है वो एक सेलिब्रेशन के बारे में बात की गई है, उगाड़ी सेलिब्रेशन, ठीक है। तो उगाड़ी क्या है? उगाड़ी इज अ तेलुगु न्यू ईयर, तेलुगु न्यू ईयर जो 30 मार्च को होगा इस बार, ठीक है। उसी दिन बहुत सारे जो हिंदी के कैलेंडर्स हैं जैसे चैत्र, गुड़ी पड़वा और ये सब भी होगा। तो उगाड़ी जो है इट इज तेलुगु न्यू ईयर, और उसके सेलिब्रेशन को लेकर के न्यूज है। देन हमारी नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू कलारी एंड थेयम, ठीक है। तो अब ये थेयम क्या होता है? थेयम इज अ रिचुअल आर्ट फॉर्म ऑफ केरला, जो कि नॉर्थ मालाबार में बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। रिचुअल आर्ट फॉर्म जिसमें देवी देवताओं को लेकर के पूजा और अर्चना होती है, और थेयम का मतलब होता है गॉड्स, ठीक है। तो गांव के भी थेयम होते हैं, नगर के थेयम होते हैं, तो मतलब इसका जो है मतलब भगवान से। तो थेयम हम याद रखेंगे, इट इज रिचुअल आर्ट फॉर्म ऑफ केरला। दूसरा जो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है वो है कलारी, ठीक है। तो कलारी क्या होता है? जो कलारी पट्टू जो है वो केरला का मार्शल आर्ट है, वो जिस एरिया में या जिस क्षेत्र में किया जाता है जहां पर उसकी प्रैक्टिस की जाती है, दैट इज रिलेटेड रेफर टू एज कलारी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो न्यूज़ ये है कि जो 17th सेंचुरी में एक स्पेनिश नॉवेल लिखी गई थी डॉन किहोटे, उसको लिखा था सर्वेंटिस ने, उसका कला एडॉप्टेशन करके इंटरनेशनल थिएटर डे जो 29 मार्च को होता है वहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ें देख ली। एक तो इंटरनेशनल थिएटर डे, ये कब होता है हमारा? 29 ऑफ मार्च को। दूसरा हमने जान लिया कि कलारी क्या होता है और थेयम क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। ये सब तो मतलब फालतू की न्यूज है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू सहयोग पोर्टल, ठीक है। और सहयोग पोर्टल को लेकर के आज ये पूरा एडिटोरियल लिखा गया है, और इसमें ये कहा गया है कि सहयोग पोर्टल जो है एक बैकडोर सेंसर है, ठीक है। तो पीछे के रास्ते से कंट्रोल करने के लिए ये लाया जा रहा है, ठीक है। अब इसको क्यों डिस्कस किया जा रहा है? क्योंकि एक्स जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने एक दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि इंडियन गवर्नमेंट हमको फोर्स नहीं कर सकती टू ज्वाइन द सहयोग पोर्टल, ठीक है। सहयोग पोर्टल है क्या? बेसिकली हम समझ लेते हैं। सहयोग पोर्टल इज अ पोर्टल डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको डेवलप किया है ताकि जो अनलॉफुल कंटेंट है सोशल मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उसको जल्दी मतलब तुरंत ही रियल टाइम पे उसको हटाया जा सके और उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो इट इज अ पोर्टल दैट इज बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द इंटरमीडियरीज, ठीक है। अब यहाँ पे मेन आर्गुमेंट क्या दिया गया है? वो ये दिया गया है कि जो सहयोग पोर्टल है उसमें सेक्शन 79 का यूज किया गया है, जबकि सेक्शन 66 को जो है वो इग्नोर से सॉरी सेक्शन 69 को इग्नोर किया गया है, ठीक है। तो अब सेक्शन जो 79 है आईटी एक्ट का, डेट इज रिलेटेड टू इंटरमीडियरीज, की आपकी वेबसाइट पर अगर थर्ड पार्टी कोई चीज होस्ट कर रही है तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो ये सेक्शन में यहीं पर जो है इसको यूज किया जा रहा है। सेक्शन 69 के अंदर जो है बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं सोशल मीडिया कंटेंट के ऊपर या ऑनलाइन कंटेंट के ऊपर, लेकिन उसमें एक प्रोसीजर है कि अगर आप नेशनल सिक्योरिटी या फिर जो गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं उनके बाद ही आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा सहयोग पोर्टल में कुछ नहीं है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे।
जो हमारी नेक्स्ट जो एडिटोरियल आया है दैट इज रिलेटेड टू जुडिशरी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका टाइटल दिया गया है जुडिशरी बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, ठीक है। तो अब रॉक एंड हार्ड प्लेस जो है एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है कुआं और खाई के बीच में जो है वो भी न्यायपालिका फंसी हुई है, ठीक है। अब इसमें इस आर्टिकल में बेसिकली दो चीजों के ऊपर हाईलाइट किया गया है। वो दो चीजें हैं, एक तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ठीक है, और दूसरा जो है वो जुडिशियल करप्शन। तो इन दो मुद्दों को लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है। एंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर के जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको बताया गया है कि कैसे उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, फाउंडिंग इट टू बी अ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है दैट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर and the National Judicial Appointment Commission, which was brought through 99th Constitutional Amendment Act and it was डिक्लेयर्ड अनलॉफुल, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के इनका कहना यह है, प्रशांत भूषण जो फेमस लॉयर है उनका कहना है कि हमको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जिसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रोल था उसकी जगह एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट लॉ मिनिस्ट्री से इंडिपेंडेंट काम करे, गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट काम करे, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो अभी केसेस हियर करने में लगे रहते हैं उनको भी इस काम से बर्डन से मुक्त रखा जाए कि किसको अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है और किसको नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा कोलेजियम सिस्टम को लेकर के भी बोला गया है कि कोलेजियम सिस्टम जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है और इसके कारण जो है नेपोटिज्म जो है जुडिशरी में बढ़ा है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, इससे पहले जो हमारे सीजेआई थे DY चंद्रचूड़, उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं हमारे संजीव खन्ना, उनके जो चाचा हैं HR खन्ना वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है, और ऑलमोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले थे, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ठीक है। तो अब ये नेपोटिज्म आपको दिख सकता है जुडिशरी के अंदर भी, ठीक है। तो इसको लेकर के है। दूसरा जो है करप्शन को लेकर के बोला है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए, जुडिशियल कंप्लेंट कमीशन होना चाहिए, ताकि जो है जजेस की जो करप्शन से रिलेटेड केसेस हैं उनकी जो है इंडिपेंडेंट जांच की जा सके और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनको हटाया जा सके। अभी जजेस को हटाने का क्या क्राइटेरिया है कि अभी सिर्फ और सिर्फ जो जजेस इम्पीचमेंट का एक प्रोसेस है जो कि बहुत ही पॉलिटिकल प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि उसमें 100 MPs के साइन चाहिए होते हैं, फिर वो दोनों हाउसेस में पास हो, तो इसके कारण जो है वो नहीं हो पाता है। तो इस चीज को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। देन कम टू द नेक्स्ट पेज एंड यहाँ पर जो आज पूरा एक आर्टिकल लंबा सा आया हुआ है दैट इज रिलेटेड टू द फ्लॉड पुश फॉर अ थर्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो थर्ड लैंग्वेज के क्यों नहीं होनी चाहिए इसको लेकर के यहाँ पर आर्गुमेंट्स पेश किए गए हैं। आप इनको जो मेजर आर्गुमेंट हैं वो ये है कि पहली चीज तो ये कि जो 2 लैंग्वेजेस सिखाई जानी है वही सरकारी स्कूल्स में अच्छे से नहीं सिखाई जा रही हैं। द 2 लैंग्वेजेस आर नॉट बीइंग टॉट प्रॉपरली। तो थर्ड लैंग्वेज पढ़ा करके भी आप क्या कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक आर्गुमेंट दिया गया है। दूसरा है कि इट विल पुट एन एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा इस थर्ड लैंग्वेज के कारण, ठीक है। और जो तीसरा किया जा रहा है कि वो ये है कि इंडिया में मोबिलिटी जो है वो बहुत कम है। जैसे सेंसस 2011 के अंदर ये कहा गया है कि 95% ऑफ द पीपल नेवर माइग्रेट आउट ऑफ देयर होम स्टेट। भारत के 95% लोग अपने गृह राज्य के बाहर नहीं जाते हैं। तो तीसरी लैंग्वेज सीखने की जरूरत ही क्या है। आप एक इंग्लिश सीख लीजिए जो आपको कंपटीशन या जॉब वर्ल्ड में मदद करेगी, एंड एक लोकल लैंग्वेज सीख लीजिए जो जिसके जरिए आप अपने कल्चर, अपने जो रीजनल जो लैंग्वेज है उसके जरिए आप अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं। और इसमें सिंगापुर का एग्जांपल दिया गया है जहां पर इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी है, ठीक। तो इस चीज को लेकर के हम ये आर्गुमेंट्स याद रखेंगे। आपसे दोनों तरफ से पूछा जा सकता है कि भाई इसका क्या फायदा है, थर्ड लैंग्वेज का फायदे भी हैं और थर्ड लैंग्वेज क्यों नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के आर्गुमेंट्स इस आर्टिकल में दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के कुछ आंकड़े भी पेश किए गए हैं, वो हम देख लेते हैं कि जो NGO प्रथम है दैट कंडक्ट्स एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, और 2018 में इसमें ये पाया गया कि 27% ऑफ द क्लास 8 स्टूडेंट्स कुड नॉट रीड इवन अ क्लास 2 लेवल टेक्स्ट प्रॉपरली इन देयर रीजनल लैंग्वेज और हिंदी, ठीक है। तो 8वीं का बच्चा दूसरी क्लास की किताब जो है वो हिंदी या अपनी क्षेत्रीय भाषा में 27% बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। 2016 के अंदर जो है 8वीं क्लास में ऐसे बच्चे थे
जो इंग्लिश के सिंपल सेंटेंसेस भी नहीं पढ़ पा रहे थे, ऐसे बच्चों की गिनती कितनी थी? 74%। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर याद रखिएगा कि थर्ड लैंग्वेज से क्या फायदा होगा जब आपकी जो लोकल लैंग्वेज है और जो सेकेंड लैंग्वेज ही आप पढ़ा रहे हैं वही अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, तो थर्ड लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। देन जो है वो हमारी नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, दैट इज रिलेटेड टू माउंटेन्स। तो अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दो माउंटेन, एक माउंट एवरेस्ट और दूसरा कंचनजंगा के लिए अपने एक्सपेडिशंस भेजे हैं। और यहाँ पर हम लोग एक फैक्ट याद रखेंगे सिंपल सा, कि कंचनजंगा इज इंडियाज हाईएस्ट एंड ओनली 8000 मीटर पीक। ठीक है, तो भारत में जो सबसे बड़ी पीक है वो कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और एकमात्र 8000 मीटर से ऊपर वाली, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है आपका उसकी हाइट है 8848 मीटर, 8848 मीटर। ठीक है, और ये 8000 मीटर से ऊपर वाली पीक है आपकी कंचनजंगा, तो इस चीज को याद रखिएगा। देन नेक्स्ट न्यूज इज अगेन रिलेटेड टू आर्मी, एंड आर्मी ने जो है एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार कंडक्ट की है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नाम याद रखिएगा, एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार। इट इज एन इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ठीक है, तो भारत की तीनों सेनाएं, जो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, उनकी जो कंबाइंड एक्सरसाइज है, इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है, उसको नाम दिया गया है एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार। तो ये हम लोग यहाँ पर इस न्यूज से याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एंड यूनियन गवर्नमेंट टू हेल्प स्टेट्स प्रोक्योर पल्सेस एट एमएसपी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, उन्होंने कहा है कि दाल जो है वो एमएसपी पर खरीदेंगी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी। ठीक है, अब इसको लेकर के न्यूज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लाई थी, प्रधानमंत्री आशा योजना। ठीक है, इसको 2025-26 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री आशा योजना क्या है? इसका फुल फॉर्म है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, तो आशा का फुल फॉर्म है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। संरक्षण का मतलब होता है प्रोटेक्शन, एंड इट एम्स टू प्रोवाइड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स एट एमएसपी। ठीक है, तो एमएसपी का हर किसान को मिले, और बेसिकली जो इसके अंदर फोकस किया गया है वो पल्सेस को फोकस किया गया है, और ऑयल सीड्स को फोकस किया गया है, और कोपरा को फोकस किया गया। ठीक है, अब दालों के ऊपर पल्सेस मतलब दाल होता है हिंदी में, इसके ऊपर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पल्सेस जो है इंडिया अभी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुआ है, आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लाई है, और इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट स्कीम, कि सरकार एमएसपी पर खरीदेगी, मतलब केंद्र सरकार मदद करेगी और राज्य सरकारें खरीदेंगी। दूसरा है इसमें जो कंपोनेंट है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। ठीक है, इसको मध्य प्रदेश सरकार की जो भावांतर योजना है, भाव में अंतर, यानी जितना आप मार्केट में बेच रहे हैं और जो मतलब एमएसपी है उसके बीच का जो अंतर है वो गवर्नमेंट आपको पे कर देगी। ठीक है, तो इसको प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम बोला जाता है। और तीसरा जो है वो पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। तो एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है कि प्राइवेट लोगों को बोले कि सर आप लोगों से, किसानों से एमएसपी पर खरीद लो और उसको स्टॉक कर दो हमारे लिए। ठीक है, तो ये एक नया इनिशिएटिव है। तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के 3 कंपोनेंट्स हैं, प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, एंड पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ठीक, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू वैकेंसीज इन वेरियस न्यूक्लियर एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इसका आप इस आंकड़े को याद रखिएगा, इसका आप यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि कैसे, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है ही है इंडिया में, दूसरा जो वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट के अंदर वो भी फिल नहीं की जा रही हैं टाइम से। तो अब यहाँ पर आंकड़े आप याद कर लीजिए कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में 58% ऑफ द टोटल पोस्ट आर वैकेंट, 839 पोस्ट वैकेंट है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 3841 या लगभग 26% जो पोस्ट हैं दे आर वैकेंट। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यहाँ पर 22% यानी 596 पोस्ट आर वैकेंट। एंड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 4343 पोस्ट। ठीक है, तो लगभग 10,000 पद जो हैं हमारे यहाँ ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं न्यूक्लियर रिसर्च एंड, तो ये अच्छे जॉब्स हैं और इनको गवर्नमेंट को जो है वो जल्दी से जल्दी भरना चाहिए। ठीक है, तो ये उसके बाद जो बिजनेस में अगर हम बात करें, तो जो हमने शुरुआत में बात की थी को टैरिफ हाइक को लेकर के, तो इंडिया के जो मेजर ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा कार्स वहाँ इंपोर्ट नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं सॉरी, अमेरिका के अंदर। लेकिन टाटा की जो जैगुआर लैंड रोवर है
उसके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो 30% सेल है वो यूएस के अंदर है, और टैरिफ बढ़ेगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी और उसके ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन एक चीज जिसके कारण असर और ज्यादा पड़ सकता है वो ये है कि इंडिया जो है वो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स यूएस को एक्सपोर्ट करता है, और टोटल ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का जो 27% है दैट इज एक्सपोर्टेड टू यूएस, एंड इसके कारण असर पड़ेगा। एक जो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल्स। और अब फार्मास्यूटिकल कंपनियों को भी ये चिंता है कि जैसे ऑटोमोबाइल में रेट बढ़ाया, ठीक है, स्टील एंड एल्यूमिनियम में बढ़ाया, वैसे ही हो सकता है कि टैरिफ जो है वो फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी लगाया जाए। और भारत जो है यूएस का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर देश है, एंड 30% जो भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका की तरफ होते हैं। तो इसके कारण भारत की जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो ये जो है वो लगातार न्यूज अभी बनी रहेगी टैरिफ्स को लेकर के, तो इसको हम लोग लगातार कवर करते रहेंगे, एंड देन वी विल ऑल्सो प्रेजेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन दिस। तो ये थी आज की हमारी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।